नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन शर्मा। मैं आज आपको अपने इस चैनल के माध्यम से राजनीति विज्ञान विषय के उदय के बारे में बताने जा रहा हूँ कि राजनीति विज्ञान विषय का उदय कैसे हुआ, राजनीति विज्ञान विषय को पढ़ने की शुरुआत कैसे हुई और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसकी आवश्यकता क्यों हुई। इन सभी संदर्भों के ऊपर हम बात करेंगे। मैं ये बताने की कोशिश करूँगा, इसमें कोई टॉपिक नहीं है कि राजनीति विज्ञान विषय की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका जन्म कैसे हुआ। हम सब जब राजनीति विज्ञान विषय को पढ़ते हैं तो सीधा आते हैं परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, उसके बाद हम आ जाते हैं व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, उसके बाद राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक आधुनिकरण, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक अभिजन। इन टॉपिकों को पढ़ लेते हैं। बीच में हम व्यवस्था सिद्धांत को पढ़ लेते हैं, राज व्यवस्था या जो पॉलिटिकल सिस्टम, संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक। इस प्रकार से हम उस विषय को पूरा कर लेते हैं, जबकि हम इस बिंदु के ऊपर कभी भी चर्चा ही नहीं करते कि राजनीति विज्ञान विषय की शुरुआत कैसे हुई, यह एक व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से काम करता है, कैसे एक व्यक्ति के जीवन में एक्टिव मोड के ऊपर रहता है। यानी जैसा कि आप अरस्तु को जानते हैं, अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से, बाई नेचर, मनुष्य स्वभाव से कैसा प्राणी है? राजनीतिक प्राणी है। यानी उसके स्वभाव में राजनीति समाहित रहती है। इसको ऐसे समझो, इसको सरल भाषा में ऐसे समझ लो, जैसे एक कोई छोटा बच्चा है या एक कोई राष्ट्र है। एक कोई छोटा बच्चा है या एक कोई राष्ट्र है। इसको ऐसे समझो। आप एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे तो इसको भली भांति आप समझ पाएंगे। एक बच्चे के माध्यम से, एक राष्ट्र के माध्यम से इसको समझने की कोशिश हम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके मन में भी हमेशा राजनीति चलती रहती है। आप क्लास में बैठते हैं, क्लास में बैठे बैठे भी आपके मन में राजनीतिक तथ्य हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा वो काम करते रहते हैं। मैं आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से बताता हूं कि व्यक्ति के जीवन में राजनीति कैसे घुली मिली रहती है। फिर मैं इसकी शुरुआत बताऊंगा कि दुनिया में ये कैसे आया, एक आम व्यक्ति राजनीति के बारे में क्या सोचता है, किस विचारक ने राजनीति के संदर्भ में अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण करते हुए क्या क्या कहा था। तो देखो, यहाँ पे हम बात अगर करें यहाँ की राजनीति किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में रहती है। जैसे आप किसी कक्षा में पढ़ते हैं, आप किसी क्लास में पढ़ते हैं और आप रोज एक नंबर की सीट के ऊपर बैठते हैं, रोज एक नंबर की सीट के ऊपर बैठते हैं। अगले दिन क्या हुआ, उस एक नंबर की सीट के ऊपर आप विलंब से आए, इस वजह से कोई दूसरा स्टूडेंट बैठ गया, तो आपके मन में एक अधिकार का भाव रहता, तो ये सीट तो मेरी है, ये जगह तो मेरी है, यहां पर तो मैं बैठता था, ये मेरी सीट है, इसके ऊपर ये दूसरा छात्र कैसे बैठ गया। तो यहां जब आप अधिकार के बारे में सोच रहे हैं, यहीं पे राजनीति आपके जीवन में एक्टिव मोड के ऊपर काम कर रही है। चलो एक सिंपल उदाहरण है, मैंने आपको एक कक्षा का उदाहरण दिया। ऐसे ही एक बच्चा है, एक मान लीजिए कोई बच्चा है, उस बच्चे की उम्र है 8 वर्ष और ये है मेल, और इसके साथ में इसकी बहन खेलती है, उसकी उम्र है 9 वर्ष, ये है फीमेल। ये दोनों बहन भाई साथ साथ खेल रहे हैं, साथ साथ खेल रहे हैं। अब यहाँ पे प्राकृतिक रूप से बलशाली, प्रकृति ने किसको बनाया? कहीं ना कहीं किसको बनाया है? बॉय को। यहां पे मैं भेदभाव की बात नहीं कर रहा, प्राकृतिक रूप से बात कर रहा हूं। तो यहां पे बच्चा क्या करता है? अपनी बहन को नीचे बिठा लेता है और उसके ऊपर ये बैठ जाता है, अपनी बहन को नीचे बिठा लेता है और अपनी बहन के ऊपर ये बैठ जाता है। तो इसकी बहन को बड़ी परेशानी होती है, लेकिन वो बलशाली नहीं है, इसलिए मान लो शरीर से कमजोर है, वो कुछ नहीं कर पा रही। तो यहां पर इस बच्चे ने, ये जो मेल बच्चा है, इसने कौन सी राजनीति अप्लाई कर दी? यहां पर इसने बल की राजनीति का सिद्धांत अप्लाई कर दिया। यानी यहां पर इसने पावर पॉलिटिक्स के आधार पर काम किया। मैं आपको बहुत सुंदर बात बताने जा रहा हूं। यहां पर इसने बल की राजनीति के आधार पर कार्य किया। अब उसकी बहन को लगता है कि वो अपनी पीठ से अपने भाई को कैसे उतारे, तो अपने भाई को कहती है, देखो अपन कल स्कूल गए थे तो अपन ने एक कविता सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कहता हाँ ठीक है, मैं घोड़ा बनता हूं, और अपनी बहन को वो क्या करता है? ऊपर बिठा लेता है, खुद घोड़ा बन जाता है। तो उसकी बहन ने यहां पर क्या अप्लाई कर दिया? यहां पर उसकी बहन ने विचार की राजनीति अप्लाई कर दी। क्या कर दिया? विचार की राजनीति अप्लाई कर दी। अब यहां पर विचार की राजनीति कब तक चली? जब तक उसने वो कविता गाई तब तक चली। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है? उसका भाई फिर से क्या करता है? अपनी बहन को नीचे बिठा देता है, अपनी बहन को नीचे बिठा देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। अब उसकी बहन को लगता है कि अब मेरे पास क्या विकल्प है, इसको कैसे मैं पीठ से उतारूं। तो उसकी बहन कहती है, देखो हमको हमारी माँ ने 5 रुपए दिए थे,
5 रुपए दिए थे, चलो अपन आइसक्रीम खा के आते हैं। तो अपनी उसकी जो बहन है वो अपनी जेब में से पैसा खर्च करती है, अपना जेब खर्च जो है, अपना पॉकेट मनी वो खर्च करके अपने भाई को आइसक्रीम खिलाती है और खुद भी आइसक्रीम खाती है। तो उसके भाई ने जब आइसक्रीम खाई तो उसको थोड़ी सी शर्म आई कि मैंने इसकी आइसक्रीम खाई, इससे पैसा लिया है। तो वो अपनी बहन को नीचे बिठा देता है, अपनी बहन को ऊपर बिठा देता है, अपने ऊपर पीठ के ऊपर बिठा लेता है, खुद नीचे घोड़ा बन जाता है, खुद वो जैसे झांसी की रानी का घोड़ा बन के दिखाता है। तो यहां पर उसकी बहन ने कौन सी राजनीति अप्लाई कर दी थोड़ी देर के लिए वापस? धन की राजनीति। यहां पर धन का विचार, राजनीति ने बोल के क्या बोलूंगा, धन का विचार अप्लाई कर दिया। यहां पहले तो क्या था, बल का विचार, फिर क्या हुआ, विचार की राजनीति, एक मतलब कविता सुना दी, उसमें जोश भर दिया, और उसके बाद में उसने धन का विचार अप्लाई करके अपनी बहन को, उसकी बहन ने क्या किया, अपने भाई को नीचे बिठा दिया, खुद के उसके ऊपर बैठ गई। अब थोड़ी देर बाद वो आइसक्रीम खत्म हो गई। आइसक्रीम खत्म होने के बाद फिर उस बच्चे के मन में विचार आया, वो अपनी बहन को फिर क्या करता है, नीचे बिठा देता, खुद उसके ऊपर बैठ जाता है। तो वापस यहाँ पे कौन से क्या अप्लाई हो गया, यहाँ पर वापस बल की राजनीति या शक्ति की राजनीति अप्लाई हो गई। अब मेरी बात शुरू होती है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस प्रकार से दो बच्चों के मध्य राजनीति चल रही है, कहीं कभी बल की, कभी धन की, कभी विचार की, उसी प्रकार से एक बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को दबाने के लिए, उनको अपने आधिपत्य में लेने के लिए कभी वह बल की राजनीति खेलता है, कभी वह विचार की राजनीति खेलता है, कभी वह धन की, शक्ति की राजनीति खेलता रहता है, छोटे राष्ट्रों को दबाता रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है यहां पे पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा के आधार पर अमेरिका और रूस ने विभिन्न राष्ट्रों को अपने आधिपत्य में लेने का प्रयास किया। यहां पर हम बात करें बल की राजनीति, बल के आधार पर नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है नाटो, 1949 में जो बना था, उस संगठन के माध्यम से अमेरिका इसका चेयरपर्सन है, वो अनेक राष्ट्रों को बल के आधार पर अपने आधिपत्य में लेने का प्रयास करता है। यह है बल की राजनीति। धन की राजनीति, अमेरिका विभिन्न राष्ट्रों को क्या करता है, धन उपलब्ध करवाता है, उसके बाद उनको वो कर्जदार बना देता है, उनको वो हथियार बेचता है। तो यहां पर वो धन की राजनीति, आर्थिक सहायता के नाम के ऊपर उनको आधिपत्य में लेने का प्रयास, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी और समाजवादी धड़े के माध्यम से हुआ था। मार्शल योजना के तहत, इत्यादि योजनाओं के तहत छोटे राष्ट्रों को नियंत्रण में लेने का प्रयास किया गया था, एशिया अफ्रीका के राष्ट्रों को नियंत्रण में लेने का प्रयास किया गया था। तो अरस्तु के द्वारा कही गई बात पूरी तरह से सत्य साबित होती है, पूरी तरह से सही साबित होती है कि राजनीति विज्ञान विषय व्यक्ति के मन में समाहित रहता है। व्यक्ति स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, व्यक्ति स्वभाव से पॉलिटिकल क्रिएचर है, राजनीतिक प्राणी है। तो यहां पे स्वभाव में ही उसकी राजनीति रहती है। जैसे मैंने आपको एक बच्चे के उदाहरण के माध्यम से बताया, दो बच्चे आपस में खेलते समय भी कभी बल के आधार पे, कभी विचार के आधार पे, कभी धन के आधार पे, शक्ति के आधार पे, इस प्रकार से वह एक दूसरे को अपने आधिपत्य में लेने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को दबाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में या राष्ट्र राज्य की व्यवस्था के अंतर्गत भी विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा, बड़े राष्ट्रों के द्वारा, शक्तिशाली राष्ट्रों के द्वारा छोटे राष्ट्रों को अपने आधिपत्य में लेने का प्रयास किया जाता है। तो अरस्तु के कथन को मैंने अपने इस उदाहरण के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया है, साबित करने का प्रयास किया है। अब आप इसको समझने के लिए आप जानेंगे कि किस प्रकार से काम करता है। अब हम बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, राजनीति के अध्ययन की शुरुआत, राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन की शुरुआत यूनान में होती है। कहां पर होती है? यूनान में होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूनान से पहले राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन की शुरुआत, यूनान से पहले राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन की शुरुआत कहां की जा चुकी थी? इसके अध्ययन की शुरुआत पूर्व में की जा चुकी, ईस्ट के क्षेत्र में की जा चुकी थी। लेकिन वहां पे क्या होता है, उन्होंने अंधविश्वासों को राजनीति के साथ मिला दिया, अंधविश्वासों को राजनीति के साथ मिला दिया। इस वजह से यह विषय पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया और अंत में इसकी जो जिम्मेदारी, इसका जो प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर काम किया, वो किसने किया था? इस कार्य को करने का जो स्ट्रक्चर बीड़ा उठाया था, वह यहां पे इसको शुरुआत होती कहां पे? यूनान में। अब यूनान में क्या है कि छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। अब जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका
चहुमुखी विकास और बहुमुखी आवश्यकताओं की पूर्ति कहां पे होती है? समाज में होती है। अब समाज में रहते हुए उनके आपस में संबंध स्थापित होते हैं, तो संबंधों की स्थापना होती है, रिलेशन डेवलप होते हैं, लेकिन उन रिलेशंस को, उन संबंधों को नियमित करने वाली एक संस्था की आवश्यकता हुई। उन संबंधों को पूरी तरह से संचालित करने वाली एक बाहरी संस्था की आवश्यकता हुई, और वो संस्था बनी क्या? राज्य। वो संस्था किसके रूप में स्थापित होती है? वह संस्था राज्य के रूप में डेवलप होती है, राज्य के रूप में वह संस्था स्थापित होती है, और यहीं से राजनीति विज्ञान विषय की शुरुआत होती है। तो मैंने एक बेसिक बात बताई, राजनीति विज्ञान विषय की शुरुआत कहां पर होती है? दोस्तों, राजनीति विज्ञान विषय की शुरुआत यूनान में होती है। अब यूनान में इसके ऊपर सबसे पहले कार्य करने वाला जो व्यक्ति था, फर्स्ट पर्सन जिसने पॉलिटिकल सब्जेक्ट के ऊपर काम किया, ही वाज सुकरात। कौन था? सुकरात। सुकरात एक कथन देता था। सुकरात कहता था कि सद्गुण ही ज्ञान है। सुकरात क्या कहता था? सद्गुण ही ज्ञान है। लेकिन सद्गुण ही ज्ञान है, इस तथ्य के ऊपर वहां पे रहने वाले जो छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे जो नगर राज्य बने हुए थे, वो नगर राज्य उसके ऊपर विरोध प्रकट करते थे कि यह व्यक्ति अपने तथ्य का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से करता है कि उनको लगता था कि हमारा ये विरोध कर रहा है। तो उस व्यक्ति को जहर का प्याला पिला दिया गया, उस व्यक्ति को जहर का प्याला पिला दिया गया और उसको मार दिया गया। लेकिन विचार नहीं मरा, तन मर गया, मन नहीं मरा, विचार नहीं मरा। जिस स्थान के ऊपर उस व्यक्ति को जहर का प्याला पिलाया गया, वहां पे उसका एक शिष्य बैठा हुआ था, उसका नाम था प्लेटो। कौन था? प्लेटो। प्लेटो ने देखा कि मेरे गुरु के द्वारा जिन विचारों का प्रस्तुतिकरण किया गया है, इन विचारों के प्रस्तुतिकरण के कारण इसको जहर का प्याला पिला दिया गया, तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण करूंगा। मैं विकल्प के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करूंगा कि मेरा ये एक विचार है, इसको आप चाहें तो इस प्रकार से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको लागू कर सकते हैं। तो वह अपने विचारों का प्रकटीकरण करता है और अपने गुरु की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, लेकिन आगे बढ़ाते समय वह आदर्श का सहारा लेता है, आइडियोलॉजी का सहारा लेता है और राष्ट्र राज्यों के सामने विकल्प प्रस्तुत करता है। यद्यपि उसका सपना था कि पूरे यूनान को एक बना दे, एथेंस, स्पार्टा, मकदूनिया, स्टेगिरा आदि जो छोटे छोटे नगर राज्य थे आपस में टकराते रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे, यहां पे वो चाहता था कि पूरा यूनान एक हो जाए। इस उद्देश्य से वह एक आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत करता है। लेकिन दोस्तों, प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत की गई कल्पना, प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य कितने काल्पनिक थे। दे आर नॉट अप्लाइबल इन सिंपल सोसाइटी। सामान्य सोसाइटी में वह लागू होने योग्य ही नहीं थे, वह लागू होने की स्थिति में नहीं थे। और प्लेटो पूरी तरह से कल्पना के ऊपर काम कर रहा था। नगर नगर में घूम घूम कर वह उपदेश देता था और उसके जो शिष्य होते थे वह उसके तथ्यों को, बातों को, उसके द्वारा बोले गए शब्दों को पत्तों के ऊपर लिख लेते थे। उन पत्तों को इकट्ठा करके संदूक में रखा गया और उसके माध्यम से एक पुस्तक की रचना होती है जिसका नाम है रिपब्लिक, जो कि एक राजनीति विज्ञान विषय की मूल रचना के रूप में आइडेंटिफाई होती है, राजनीति विज्ञान विषय की मूल रचना के रूप में पहचानी जाती है। तो प्लेटो के द्वारा जिन विचारों का प्रस्तुतिकरण किया गया वो लागू होने योग्य नहीं थे, आदर्शात्मक थे, वह मान परक थे। यहां पे उनके ऊपर केवल एक ये था कि कल्पना के ऊपर आधारित थे, इसलिए उस व्यक्ति को राजनीति विज्ञान का पिता कहा गया। उसका एक शिष्य था, उसका नाम था अरस्तु। क्या नाम है? उसका एक शिष्य है, उनके शिष्य का नाम है अरस्तु, अरिस्टोटल। ही वाज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस तथ्य को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। प्लेटो ने जो गलती की उनको उसने नहीं दोहराया। उस व्यक्ति ने देखा कि मेरे गुरु के द्वारा जो काल्पनिक तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं वह समाज में लागू होने योग्य नहीं है, तो उसने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के ऊपर काम किया, व्यवहारिक राजनीति के ऊपर काम किया। और व्यवहारिक राजनीति के ऊपर काम करते हुए उसने एक पुस्तक लिखी और 158 राष्ट्रों के संविधानों का 158 राष्ट्रों के संविधानों का अध्ययन कर पुस्तक लिखी, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है पॉलिटिक्स। उसका नाम क्या है? पॉलिटिक्स। उसका नाम क्या है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स पूरी तरह से सैद्धांतिक रचना थी। यह कार्य और कारण के सिद्धांत पर आधारित थी, इसलिए इसको राजनीति विज्ञान का पिता कहा गया। इसने विषय को व्यवस्थित बनाया। इसने कहा कि समाज में, राज्य में क्रांति क्यों होती है। इसने राज्यों के प्रकार बताए, शासन प्रणालियों के प्रकार बताए, और जो बातें कही वह पूरी तरह से प्रैक्टिकल बातें थी, पूरी तरह से व्यवहारिक बातें थी, कल्पना पर आधारित बातें
नहीं थी, कल्पना के ऊपर आधारित बातें नहीं थी। और यूनान में प्राचीन काल में राज्य को क्या कहते थे? यूनान में प्राचीन काल में राज्य को पोलिस और पॉलिटी, पोलिस और पॉलिटी के नाम से इनको जाना जाता था। पोलिस का मतलब तो होता है राज्य, पोलिस का मतलब तो होता है राज्य, और पॉलिटी का मतलब सरकार। तो राज्य और सरकार, इन दोनों से मिलकर के क्या बना? इन दोनों से मिलकर के क्या बना? पॉलिटिक्स। यानी एक ऐसी पुस्तक थी जिसके माध्यम से राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता था, और इन दोनों को मिलाकर के क्या बना? पॉलिटिक्स शब्द बना। इन दोनों को मिलने से क्या बना? कौन सा शब्द प्रस्तुत होता है? पॉलिटिक्स नामक शब्द का प्रस्तुतिकरण होता है। तो राज्य और सरकार, अरस्तु ने दोनों शब्दों को मिलाकर के पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की। मैं समझता हूं ये बात आपको बेसिक तरीके से समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले कौन आते हैं? सुकरात। सुकरात को जहर का प्याला पिला दिया गया। उनका शिष्य कौन आया? उनका शिष्य आया प्लेटो। प्लेटो ने अपने तथ्यों का प्रस्तुतिकरण पूरी तरह से कल्पनाओं के ऊपर आधारित किया, पूरी तरह से कल्पनाओं के ऊपर आधारित किया। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? उनको आदर्श राजनीति का पिता या दार्शनिक पिता, राजनीति विज्ञान का दार्शनिक पिता कहा जाता है। उसके बाद में कौन आता है? उसके बाद में आता है अरस्तु। अरस्तु के द्वारा अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण पूरी तरह से व्यवहार पर आधारित किया, इसलिए उनको राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसलिए उनको राजनीति विज्ञान विषय का पिता कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मनुष्य स्वभाव से कैसा प्राणी है? मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु ने इस बात को सिद्ध किया, हर व्यक्ति के स्वभाव में राजनीति विज्ञान विषय समाहित रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अरस्तु से पहले के जितने भी विचारक थे उन्होंने धर्म और दर्शन शास्त्र दोनों को मिला दिया। अरस्तु से पहले जितने भी विचारक थे उन्होंने धर्म और दर्शन शास्त्र दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिला दिया। इसलिए उन्होंने राजनीति को धर्म और दर्शन के साथ लपेट दिया, इसलिए वह विषय के रूप में डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन इस गलती को ठीक करने का कार्य अरस्तु के द्वारा किया गया। अरस्तु के द्वारा इस गलती को ठीक करने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से अरस्तु ने इसको स्वतंत्र रूप दिया, कुछ ठोस नियम दिए। अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु ने सबसे सुंदर कार्य क्या किया? अरस्तु ने ठोस नियम दिए। पहला कार्य तो ये किया इसने, ठोस नियम दिए, बड़े सुदृढ़ नियमों का प्रस्तुतिकरण किया और विषय को व्यवस्थित बनाया, विषय को सिस्टमेटिक बनाया, व्यवस्थित बनाया, उसको सिस्टम के रूप में बनाया, व्यवस्थित किया। उसने पूरा कार्य कार्य कारण के ऊपर आधारित किया। कार्य किसके ऊपर बेस किया? कार्य कारण। राज्य में क्रांति होती है, उसने ऑथेंटिक अधिकृत तरीके से कारण बताए, इन कारणों से क्रांति होती है, राज्य का स्वरूप इसलिए बदलता है। उसने कार्य कारण सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया। इसके बाद हम बात करते हैं कार्य कारण के बाद में वह सरकार के प्रकार बताता है कि सरकारों का स्वरूप कैसे बदलता है। उसने इसके लिए सरकारों का एक चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, एक चक्रीय सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया। उसने एक चक्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस प्रकार से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु कहा जाता है। और सीसी मैक्सी नामक विचारक है, सीसी मैक्सी नामक विचारक है। सीसी मैक्सी नामक विचार के द्वारा अरस्तु के बारे में कहा गया, सीसी मैक्सी नामक विचारक के द्वारा अरस्तु के बारे में कहा गया कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। मैक्सी ने क्या कहा? मैक्सी ने कहा अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है। राजनीतिक विज्ञान, अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है। यह किसने कहा था? अरस्तु ने। यह प्रश्न एग्जामों में पूछा जाता है, लेकिन आज मैं आपको केवल राजनीति विज्ञान विषय की उदय की शुरुआत, राजनीति विज्ञान का विषय क्या उदय कैसे हुआ, इसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। यह टॉपिक नहीं है। परंपरागत को दृष्टिकोण को पढ़ने से पहले इन तथ्यों को पढ़ना अति आवश्यक है ताकि आपकी समझ का विकास हो सके। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, कुछ मैं आपको ऐसे तथ्य बताता हूं जो वाकई आपको कुछ अलग प्रतीत होंगे कि हाँ, हमको विषय को समझने से पहले इन तथ्यों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। जैसे प्लेटो, अरस्तु, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, गांधी, इनको राजनीति विज्ञान के डिफरेंट फादर के रूप में पहचाना जाता है।
अरस्तु को कहते हैं राजनीतिक दर्शन का पिता। ये पिता कहलाता है किसका? राजनीतिक दर्शन का पिता। ये कहलाते हैं राजनीति विज्ञान का पिता। इनको राजनीति विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। इनको कहा जाता है नई राजनीति का पिता। नई राजनीति का पिता। इन्होंने राजनीति का एक नया संदर्भ गढ़ के प्रस्तुत किया। इसने कहा कि व्यक्ति कितना भी आदर्शवादी बन जाए, कितना भी व्यवहारिक बन जाए, लेकिन वो अपने स्वार्थों को कभी भी नहीं छोड़ता है। इन्होंने नई राजनीति की परिभाषाएं गढ़ के प्रस्तुत की, राजनीति का नया स्वरूप गढ़ करके इन्होंने प्रस्तुत किया। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। मैकियावेली ने कहा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को माफ कर सकता है, लेकिन संपत्ति छीनने वाले को कभी भी माफ नहीं करता, चाहे वह कितना भी गरीब हो, चाहे वह कितना भी धनी हो। इसलिए राजा को चाहिए, बुद्धिमानी इसमें होगी कि वह किसी की संपत्ति ना छीने, भले ही उसकी हत्या कर दे। किसी की संपत्ति ना छीने, भले उसकी हत्या कर दे। तो राजनीति के बारे में कुछ नई परिभाषा इन्होंने इस प्रकार से गढ़ी, इसलिए इनको नई राजनीति का पिता कहा जाता है। इसी प्रकार से आते हैं हॉब्स। इनको कहते हैं वैज्ञानिक राजनीति का पिता। वैज्ञानिक राजनीति का पिता। वैज्ञानिक राजनीति का पिता। वैज्ञानिक राजनीति का पिता इसलिए कहा जाता है इनको कि उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से मानव स्वभाव की, साइंटिफिक तरीके से मानव स्वभाव की व्याख्या प्रस्तुत की और फिर राज्य के उदित होने की बात कही। ये सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं। आपको ध्यान रहना चाहिए, राजनीतिक दर्शन का पिता प्लेटो, राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु, नई राजनीति का पिता मैकियावेली। इसका मैंने आपको कारण बताया और उसने कारणों में कई कारण बताए, उनमें से एक उदाहरण मैंने आपको बताया और दूसरा उदाहरण दिया मैकियावेली ने। मैकियावेली ने कहा एक बुद्धिमान राजा वो है जिसमें शेर जैसा साहस हो और लोमड़ी जैसी चालाकी हो। हॉब्स को वैज्ञानिक राजनीति का पिता कहा जाता है और गांधी जी को आध्यात्मिक राजनीति का पिता कहा जाता है। गांधी जी को आध्यात्मिक राजनीति का पिता कहा जाता है। आध्यात्मिक राजनीति का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मन के साथ में जोड़कर राजनीति को संचालित करने की बात कही और उन्होंने राम राज्य की कल्पना जो प्रस्तुत की, उन्होंने महासंघ जो प्रस्तुत किया, गणराज्यों का महासंघ, गांव से सरकार का संचालन होगा, और यहां पे इनको आध्यात्मिक राजनीति का पिता कहा जाता है। तो इस प्रकार से राजनीति के बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट और दृष्टिकोण है। एक नई बात बताता हूं, राजनीति विज्ञान की माता किसे कहते हैं? हु इज द मदर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? राजनीति विज्ञान की माता, राजनीति विज्ञान की माता कहलाती हैं मेरी वॉलेस्टोनक्राफ्ट। वॉलेस्टोनक्राफ्ट, इनको राजनीति विज्ञान की माता कहा जाता है। मेरी वॉलेस्टोनक्राफ्ट को राजनीति विज्ञान की माता के नाम से जाना जाता है। इनको राजनीति विज्ञान की माता क्यों कहा जाता है? इन्होंने पहली बार राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। इसका पुराना नाम तो क्या है? राजनीति, और नया नाम क्या है? राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग पहली बार इस महिला के द्वारा किया गया था। फ्रांस की रहने वाली ये महिला है। 1789 की क्रांति में इस महिला ने भाग लिया था। उसके बाद में ब्रिटेन चली जाती है और ब्रिटेन जाके मेरी गाडविन के साथ में विवाह करती है। मेरी गाडविन के साथ में विवाह करती है और राजनीति के ऊपर नई परिभाषाएं यह महिला गढ़ती है। तो मेरी वॉलेस्टोनक्राफ्ट जो है ये महिलावादी है, बहुत जबरदस्त महिलाओं के अधिकारों के बारे में वर्णन प्रस्तुत करती है। इस महिला ने पहली बार राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इनको राजनीति विज्ञान की माता कहा जाता है। इसलिए इनको राजनीति विज्ञान की माता कहा जाता है। यह बात जेसी जोहरी सर की द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो अगर आप ये चाहें कि तथ्य कहां मिलेगा हमको, तो ये जेसी जोहरी सर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया ये आंकड़ा ही मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि जो ये कहें कि राजनीति विज्ञान की माता तो हमने पहली बार ही सुना है। यह तथ्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? जेसी जोहरी सर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। मैंने 3 बार आपको ये बात बता दी है। आगे बढ़ते हैं, इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार से राजनीति विज्ञान विषय के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए थे। देखिएगा, अगला पॉइंट आता है भारतीय। अब राजनीति का ये यूनानी संदर्भ हो गया। अब मैं आपको बताता हूं भारतीय दृष्टिकोण में, भारतीय दृष्टिकोण में राजनीति, भारतीय दृष्टिकोण में राजनीति। इसमें क्या है? भारत में
ज्ञान की 4 शाखा। भारत में ज्ञान की कितनी शाखा हैं? 4 शाखा बताई गई। पहली है आन्वीक्षिकी, दूसरी है त्रयी, तीसरी है वार्ता और चौथी है दंड। आन्वीक्षिकी यह है दर्शन शास्त्र का पुराना नाम है। दर्शन शास्त्र का ओल्ड नेम है, पुराना नाम है। त्रयी यह है 3 वेद। वार्ता कला, इसमें समस्त कलाएं, समस्त कला, समाज की समस्त कलाएं। उसके बाद है दंड। इन 3 विद्याओं को संचालित करने का जो योगक्षेम होना चाहिए वह किसमें है? दंड नीति में। किसमें वर्णित है? दंड नीति। इसलिए भारत में राजनीति का पुराना नाम क्या है? दंड नीति, और नया नाम क्या है? राजनीति। और दंड को धारण करने वाला कौन? दंड को धारण करने वाला कौन? दंड को धारण करने वाला होता है दंडधर। दंड को धारण करने वाला कौन होता है? दंडधर, जो कि दंड को धारण करता है, पनिशमेंट पावर जिसके पास होती है। तो इन 3 सिस्टम को ऑपरेट करने वाला, इन 3 व्यवस्थाओं को ऑपरेट करने वाला जो है वो कौन है? वो है दंडधर, जो कि इसको दंड नीति के माध्यम से चलाता है। तो भारत में 3 विद्याओं को संचालित करने के लिए दंड नीति की आवश्यकता हुई। यही क्या है? राजनीति। इस प्रकार से भारतीय संदर्भ में राजनीति इन 3 सिस्टम को ऑपरेट करने वाली विद्या है। तो 4 प्रकार की ज्ञान की शाखाएं बताई गई, 3 शाखाओं को ऑपरेट करने वाली राजनीति। नेक्स्ट, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, इसी संदर्भ को आगे समझाने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए, नेक्स्ट तथ्य आता है मार्क्स के अनुसार राजनीति, बिस्मार्क के अनुसार राजनीति, मार्क्स के अनुसार राजनीति, बिस्मार्क के अनुसार राजनीति और आमजन के अनुसार राजनीति। आमजन के अनुसार राजनीति। देखिएगा, इसको समझो। मार्क्स ने क्या कहा? मार्क्स ने कहा कि घनीभूत अर्थनीति ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें धन के बारे में व्याख्या प्रस्तुत है। इसमें होने वाले सभी परिवर्तनों के पीछे धन नाम का तत्व काम करता है, कैपिटल काम करती है। यानी एक ऐसा विषय जो मनी के इर्द गिर्द घूमता है, धन के इर्द गिर्द घूमता है। घनीभूत अर्थनीति ही क्या है? राजनीति है। यानी वो कहता है कि किसी प्रकार का कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई कुरान, कोई रामायण, कोई महाभारत, उसने बोला नहीं ऐसा कुरान रामायण महाभारत ऐसा नहीं बोला। यानी वो कहता है कि किसी प्रकार की कोई भी वस्तु, तत्व, परंपरा, रिवाज, रीति, धर्म ग्रंथ, कोई भी तथ्य काम नहीं करता है। समाज में होने वाले परिवर्तनों के पीछे एकमात्र तत्व होता है, दैट इज कैपिटल। कैपिटल अधिक होता है तो अलग स्थितियां होती है, कम होता है तो अलग स्थितियां होती है। किसी के पास नहीं होता है तो विरोध की स्थितियां होती है, किसी के पास ज्यादा होता है तो उसके ऊपर उसका विरोध करने वाले कुछ व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार से मार्क्स अपनी राजनीति की परिभाषा घनीभूत अर्थनीति के रूप में देता है। मार्क्स, बिस्मार्क ने कहा राजनीति संभाव्य कला है। राजनीति संभाव्य कला है। राजनीति क्या है? संभाव्य कला है। यानी वो अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहता है राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें कभी भी किसी भी समय कोई भी घटना किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में घटित हो सकती है, तो उसको वो संभाव्य कला का नाम देता है। ये बात बिल्कुल सत्य साबित होती है। बार बार हम राजनीति में कई बार ऐसे तथ्य, आंकड़े, प्रस्तुतिकरण, घटनाएं, आधार ऐसा देखते हैं जिसका पता भी नहीं चलता है। एच.डी. देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने। खुद एच.डी. देवेगौड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने कल्पना भी नहीं की थी 24 घंटे पहले कि मैं प्रधानमंत्री पद के ऊपर स्थापित हो जाऊंगा। ठीक है ना। ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा, आई वाज IRS ऑफिसर, मैं तो IRS ऑफिसर था, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे दिल्ली को संभालने का 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अवसर मिलेगा, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री 3 बार बनूंगा। तो ये संभाव्य कला, इसमें किसी भी प्रकार से कुछ भी घटित होना संभव है। आम जन के अनुसार राजनीति। अब आम जन के अनुसार राजनीति क्या है? आम जन के अनुसार राजनीति धोखाधड़ी है, बेईमानी है, मक्कारी है, झूठ है, कपट है, लूट है, शोषण है, भ्रष्टाचार है। लेकिन ये आम व्यक्ति का किसी समय विशेष पर दिया गया दृष्टिकोण है। अब हम बात करें, एक समय था
एक समय था जब इंदिरा गांधी के लिए क्या कहते थे, इंदिरा ही राजनीति है, राजनीति इंदिरा है। समय बदला, आज नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी ने हमारा इतना विकास किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारा नाम रोशन किया। तो यहां पे आम व्यक्ति का अलग अलग दृष्टिकोण अलग अलग स्वरूप में बनता रहता है। कभी नरेंद्र मोदी, कभी भयंकर व्यापक स्तर के ऊपर विरोध होता है, और कभी व्यापक स्तर के ऊपर जो है अन्य राजनीतिक दलों की सभाओं में मोदी मोदी के नारे लगते हैं। तो यह आम व्यक्ति का एक दृष्टिकोण है। अगर नरेंद्र मोदी के माध्यम से कोई गलत निर्णय हो जाता है तो भयंकर उसका विरोध हो जाता है, तो उसको शोषण कपट का नाम देते, कहते हैं सब एक जैसे हैं। और जब वो अच्छा कर देता है, आपके पास कुछ धन लाभ पहुंचाता है, अन्य कोई कार्य करता है, तो आप उसी की वाहवाही करने लग जाते हैं, उसी की। आपका मतलब है यहां पे आमजन। तो आमजन का एक समय विशेष के ऊपर राजनीति के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण बनता रहता है। तो दोस्तों, राजनीति विज्ञान विषय की शुरुआत कैसे हुई, इसका आधार कैसे बनता है, इसका जन्म कैसे होता है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, सारे संबंधों को नियमित करने के लिए राज्य नाम की संस्था की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान विषय का उदय होता है, राजनीति विज्ञान विषय की शुरुआत होती है, और एक विषय ये जो है राजनीति विज्ञान विषय के रूप में यह डेवलप होकर के सामने आता है। इसी तथ्य को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप राजनीति विज्ञान विषय को पढ़ते हैं, जब पॉलिटिकल सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो आप एक शब्द पढ़ते हैं, उसको कहते हैं पद्धति। एक शब्द पढ़ते हैं, उसको कहते हैं आप क्या, दृष्टिकोण। उसको क्या नाम देते हैं, एक शब्द पढ़ते हैं आप क्या, पद्धति, एक को कहते हैं दृष्टिकोण, एक को कहते हैं आप उपागम। इसको क्या कहते हैं, एक शब्द आपका प्रयोग होता है, आप जो प्रयोग में लेते हैं उसको कहते हैं आप क्या, उपागम। तो पद्धति क्या होती है, पद्धति बेसिकली आंकड़ों के संकलन की विधि होती है। आंकड़ों के संकलन की विधि। आंकड़ों के संकलन की विधि को क्या कहा जाता है, आंकड़ों के संकलन की विधि को पद्धति के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जब हम परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ेंगे तो उसमें हम बार बार लिखेंगे इस पद्धति के माध्यम से परंपरागत दृष्टिकोण अध्ययन करता है, तो इसका मतलब है आंकड़ों के संकलन की विधि, आंकड़ों को इकट्ठा करने की विधि। उपागम क्या होता है, अध्ययन का तरीका। अध्ययन का तरीका। उपागम क्या होता है मित्रों, उपागम होता है अध्ययन का तरीका, किसी विषय को अध्ययन करने का तरीका। दृष्टिकोण, नियमों का समूह। नियमों का समूह क्या है ये, नियमों का समूह। ये क्या है, एक विजन है, एक दृष्टिकोण है। जैसे हम राजनीति के बारे में दो सिद्धांत पढ़ते हैं, परंपरागत और आधुनिक। तो ये क्या है, दृष्टिकोण है। तो इसके बाद में राजनीति का जो शुरू का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, परंपरागत दृष्टिकोण। इसमें राज्य और सरकार का मानव का अध्ययन किया जाता है। तो अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, परंपरागत दृष्टिकोण। आज मैंने आपको राजनीति विज्ञान विषय के उदय के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने की कोशिश की। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूं आपको इन बातों के माध्यम से लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से आपको एक नए तथ्य प्राप्त होंगे। थैंक यू। निरंजन सर पॉलिटी चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।